मैं कोशिश कर रही हूँ सुमन क्लास कराने की, इसलिए तो कह रही हूँ मैं कि थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आज की क्लास में, और मैं पैसिव वॉइस में खुद भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हूँ। देखो, ये एक्टिव वॉइस का मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया है एरो से, और वो पैसिव वॉइस से। अब देखो, पैसिव वॉइस इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्या है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर देख लें, फिर उसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो शुरुआत होता है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, यानी कि ये तो मैंडेटरी है ही, ज़रूरत है इसकी। लेकिन किसने किया, हो सकता है आपको ये जो बाई प्लस सब्जेक्ट हो वो नहीं दिया हो, किसके द्वारा काम हुआ वो नहीं दिया हो, यानी ये ऑप्शनल भी हो सकता है, ठीक है। काम करने वाले का शायद जिक्र ना हो तो ऑप्शनल हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का जब थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, तो भाई टेंस का पता कैसे चलेगा कि टेंस कौन सा है। टेंस का पता आपको हेल्पिंग वर्ब से चलेगा, और ये हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस लगेगा, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस लगेगा। और उसके बाद ये बाई प्लस सब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी, यानी ये तो सीधा सीधा ऑप्शनल है, ठीक है। इसका मतलब है, समझ रहे हो, कि ऑब्जेक्ट मैंडेटरी है, यानी जिन सेंटेंसेस का ऑब्जेक्ट नहीं होता उनका पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता है। और अगर आप बिना ऑब्जेक्ट के एक सेंटेंस बना लिख सकते हो और उसका मीनिंग फुल सेंटेंस बन जाए तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। जैसे अगर हम कहें बर्ड्स फ्लाई, पंछी बर्ड्स फ्लाई, पंछी उड़ते हैं, देखो सब्जेक्ट है और ये वर्ब है ना। फर्स्ट में क्या है, बर्ड सब्जेक्ट है और फ्लाई वर्ब है। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि ये बिल्कुल कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ, इसका मतलब है कि पैसिव वॉइस इसका नहीं बनेगा। अगर मैं कहूँ आई हैव फिनिश्ड, तो पूछोगे क्या। अब मैंने कहा द वर्क, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस हुई। जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस होती है ना, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। और जिनको ज़रूरत महसूस नहीं होती वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट, इसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस होती है, और इनट्रांजिटिव वर्ब डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस मीनिंगफुल रहता है। पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, इनट्रांजिटिव का नहीं बनेगा। पहले उतारो, इसका दिखा देना पैसिव वॉइस पॉसिबल है और इसका दिखाना पॉसिबल नहीं है।
हो गया? नीचे लिखिए पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है. पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स. पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स. पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है. लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है. अगर मैं कहूं आई हैव तो पूछोगे क्या, है ना? और इसका जवाब अगर मैं कहूं अ कार तो इसका पैसिव वॉइस मत बना देना, क्योंकि अ कार इज हैड बाय मी का ऐसा फीलिंग आता जैसे खा रही हूं, है ना? यानी अगर मैं कहूं पैसिव वॉइस इसका पॉसिबल तो है, लेकिन कंफ्यूजिंग मीनिंग का होगा. पॉसिबल है लेकिन कंफ्यूजिंग है. लेकिन अगर मैं कहूं आई हैव लंच एट 1 PM तो यहां पर हैव का मतलब खाना है, यहां पर हैव का मतलब ओन था. इसका पैसिव वॉइस बड़े आराम से बनेगा लंच इज हैड बाय मी एट 1 PM. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? हैव का मतलब पहला दिमाग में तभी आता है कि खाने के सेंस में. तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम है. तो क्या करें? अगर आप हैव को ओन से रिप्लेस कर दोगे ना, तो ओन का तो एक ही मतलब है अधिकार होना, बहुत अच्छे से बन जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है. इसमें क्यों इश्यू है? क्योंकि इसमें हैव का मतलब खाना हो रहा है और पैसिव वॉइस उसमें एक ही मीनिंग जो दे रहा है, पहला मीनिंग हैव का बिल्कुल सही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है. ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि पैसिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर है. शुरुआत ऑब्जेक्ट से होगा, 22 प्लस सब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. बर्ड्स फ्लाई पैसिव वॉइस नहीं बन सकता. क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है और हमें तो ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए. इसका बिल्कुल बनेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है. इसका बन सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट है, लेकिन कंफ्यूजिंग है क्योंकि खाने का सेंस देने लगता है. और यहाँ पे बिल्कुल सही है. यानी अगर हैव मेन वर्ब हो तो उसका अर्थ देख ले. खाना निकलता है तो पैसिव वॉइस बना ले, और अगर ओन निकलता है तो हैव की जगह पे ओन का प्रयोग करो तो मीनिंग स्पष्ट देगा. लिखो नीचे, अगर हैव मेन वर्ब हो, इफ हैव इज अ मेन वर्ब, तो कॉमा हैव के अर्थ पे निर्भर करेगा कि पैसिव वॉइस बनाया जाए कि नहीं. इट डिपेंड्स ऑन द मीनिंग ऑफ हैव that we should make the passive voice or not. That we should make the passive voice or not. अगर have का अर्थ खाना है, if have means to eat, तो passive voice बनाएं, make the passive form of the sentence. लेकिन बट अगर हैव का मतलब ओन है, अधिकार होना, बट इफ हैव मीन्स ओन, तो कॉमा बेहतर होगा कि आप हैव की जगह पर ओन लगाकर पैसिव वॉइस बनाएं. इट इज बेटर टू मेक पैसिव वॉइस बाय यूजिंग ओन इन प्लेस ऑफ हैव.
ठीक है। अगर हैव का अर्थ ओन हो यानी अधिकार होना, तो बेहतर होगा हैव के जगह पे ओन लगाकर पैसिव वॉइस बनाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हैव का मीनिंग यहाँ पर कंफ्यूजिंग लगता है, जैसे खा रहा हूँ मैं, है ना। एक्टिव वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में उसका मीनिंग थोड़ा गड़बड़ है। अब आओ आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर में ये देखो बी का फॉर्म एम मेन वर्ब है। अगर बी मेन वर्ब का काम करे ना तो उसका पैसिव वॉइस नाम लगाए। ठीक है, लिखो फिफ्थ का, अगर बी मेन वर्ब का कार्य करे, इफ बी का जो फॉर्म है comes as a main verb, comma, तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। we cannot make its passive voice. We cannot make its passive voice. क्लियर? हमने आपको पढ़ाया पैसिव वॉइस कहाँ नहीं बनेगा। अब कहाँ बनेगा और क्यों बनाए, उसके लिए पहले 2-3 सेंटेंसेस लिखो। तीन सेंटेंसेस काफ़ी, आगे लिखो।
चलो अब आओ, क्या है पैसिव वॉइस और क्यों लगाएं। होता क्या है ना कि आप लोग ट्रांसलेशन से जब इंग्लिश सीखते हो तो ट्रांसलेशन के बुक्स में पैसिव वॉइस में ऐसे ऐसे वाहियात एग्जाम्पल्स रहते हैं कि आपको लगता है पैसिव वॉइस का तो ज़रूरत ही नहीं है। अब उसमें लिख देता है राम के द्वारा रोटी खाई जाती है। भाई ऐसा ज़रूरत क्या है और कौन बोलता है? ठीक है, उसमें तो सीधा सीधा कहोगे राम रोटी खाता है। तो पैसिव वॉइस का इंपॉर्टेंस तो होना चाहिए ना। जैसे फर्स्ट में आओ, अगर हम मोदी की ही बात करें और ये कहें कि सर्वसम्मति से, यूनानी मसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से, है ना, सर्वसम्मति से उन्हें चुन लिया गया। तो देखो यहाँ पे एक तो एक्शन का इम्पोर्टेंस है और दूसरी बात है कि ये पूरे कंप्लीट प्रक्रिया के बाद जब हम बात करते हैं चुन लिया गया तो किसके द्वारा चुना जाएगा? भाई लोगों के द्वारा। और फिर उनको नेता चुन लिया गया, जितने इलेक्टेड एमपीज थे उनके द्वारा। तो कहेंगे सर्वसम्मति से उन्हें प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया। तो कौन चुनेगा? उनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स चुनेंगे। इसका मतलब यहाँ पे तो एक्शन इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप लैमिनेशन करवाने जाते हो, दुकान खोज रहे हो और अगर किसी दुकान के शीशे के बाहर लिखा हो लैमिनेशन वर्क इज़ डन हियर या टाइपिंग वर्क इज़ डन हियर, तो तुरंत फट से अंदर जाते हो। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की बात जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही ढूंढ रही थी मैं जहाँ पे ये होता है, यानी यहाँ एक्शन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे लैमिनेशन ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। किसने किया, कौन करता है, डजेंट मैटर। ठीक है, देखो ज़रा, जब भी कोई न्यूज़पेपर में ऐसा एक्सीडेंट का रिपोर्ट आता है तो भाई हमें पता है कि उसको भगा के तुरंत दौड़ के हॉस्पिटल कौन पहुंचाएंगे? या तो पुलिस पहुंचाएगी या तो फिर वहाँ पे जो खड़े लोग हैं वो पहुंचाएंगे। और डिक्लेयर्ड डेड ऑन अराइवल कि जब लाया गया तभी मृत था, तो कौन डिक्लेयर करेगा? ऑफ कोर्स डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे डेड। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में हम जानते हैं कौन पहुंचाया और किसने डिक्लेयर किया। यहाँ तो हम जानते भी नहीं, जाने या ना जाने इम्पोर्टेंस ही नहीं उसका। इम्पोर्टेंस तो इस चीज़ का है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट की बात की जा रही है, तो एक्सीडेंट में इतने लोग मारे गए या कोई मारा गया, क्या हुआ? उसे एक्सीडेंट के तुरंत बाद ले जाया गया हॉस्पिटल, लेकिन उसे ये कर दिया गया। इसका मतलब है यहाँ पर पूरा कंप्लीट एक्सीडेंट और ये पर्सन इम्पॉर्टेंट है जिस पर ये हुआ है। यानी कि जब हमारे पास सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं हो, ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हो, एक्शन इम्पॉर्टेंट हो, तो पैसिव वॉइस लगता है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, बाय द पीपल, बाय द मेंबर्स, बाय द मिनिस्टर्स, तो ये बाय प्लस सब्जेक्ट जो है ना, इसको देखने के बाद तो हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा कि ये क्या है। ये जैसे दिख गया वो पैसिव वॉइस ही है। सो स्ट्रक्चर यही बता देता है कि पैसिव वॉइस है। बाकी कैसे पैसिव वॉइस पहचानोगे बाद में देखेंगे। 1, 2 और 3 का लिखो। लिखो, जब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो या फिर एक्शन, when the object is important or the action or subject या तो दिया नहीं गया हो and the subject is either not given या फिर बाई प्लस सब्जेक्ट के फॉर्मेशन में बाद में आखिरी में हो, और इट इज इन बाई प्लस सब्जेक्ट फॉर्म at the end of the sentence, by plus subject form at the end of the sentence, तब
पैसिव वॉइस का प्रयोग होता है, कॉमा वी यूज पैसिव वॉइस। क्या कहा? When the object is important or the verb action and the subject is not given, तो हम पैसिव वॉइस लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट लगाए भी हो तो भाई ऑब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट एंड द वर्ब इज इम्पॉर्टेंट, तो फिर सब्जेक्ट क्या करे? ढकेल दो पीछे। यानी बाई प्लस सब्जेक्ट दिख गया तब तो पैसिव वॉइस होगा ही होगा। सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता तो मैं आगे लगाती, आगे है ही नहीं, यानी क्यों पैसिव वॉइस है। अब आ जाओ फोर्थ में। जब मैं वर्ब पढ़ाती तो मैं कहती हूँ कि एग्री भी वर्ब है और एम भी वर्ब है, तो आप आई एम एग्री में एम काट दो। मैं ये समझाती हूँ कि एग्री भी वर्ब है और एम भी वर्ब है, तो एम काट दो। इस पर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं क्यों काटे, एम लगा दें और एग्रीइंग कर दें, इज एम आर प्लस वी वन आई एन जी। तो वहाँ मैं बताती हूँ कि भाई एग्री स्टेट वाला वर्ब है, स्टेटिव वर्ब, कोई एक्शन थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है, वो तो मेरा मेंटल स्टेट है कि मैं सहमत हूँ आपसे, तो ये स्टेट वाला वर्ब, इसमें आईएनजी नहीं आएगा, तो कहती हूँ मैं आईएनजी हटा दूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि फिर ठीक है इसमें थर्ड फॉर्म लगा दो, तो इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, पैसिव वॉइस ही बना गया। अगेन मैं थर्ड फॉर्म भी नहीं लगा सकती, क्योंकि एग्री का मतलब होता है सहमत होना, सहमत करना। अगर मैं सहमत हूँ तो ये एक्टिव वॉइस है। अगर आप मुझे सहमत करवा रहे हो ना, यानी मेरे पर ज़बरदस्ती कर रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो अलग अलग वर्ब यूज़ होगा, कॉक्स होगा, परसुएड होगा, है ना, फोर्स होगा, कुछ भी होगा, एग्री थोड़ी होगा। एग्री का सिर्फ एक मीनिंग निकलता है सहमत करना, सहमत होना नहीं निकलता। यानी एग्री हमेशा एक्टिव वॉइस में ही आएगा, पैसिव वॉइस में नहीं आ सकता। ठीक है, लिखो नीचे फोर्थ का, एग्री कैन नेवर कम इन पैसिव वॉइस, एग्री कैन नेवर कम इन पैसिव वॉइस। थर्ड का एक्सप्लेनेशन देखो, मैंने कहा थर्ड में कि उसे हॉस्पिटल बहुत तेज़ी से ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे उसे ब्रॉड डेड, यानी कि जब आया था तभी मरा हुआ था, ये डिक्लेयर कर दिया गया। इन दोनों सेंटेंसेस में एक चीज़ मार्क करो, ले जाने वाला या तो पुलिस होगी या तो लोग होंगे, डिक्लेयर करने वाला डॉक्टर होगा, उससे हमें मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट एंड द एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, तभी पैसिव वॉइस आया। पैसिव वॉइस में हमेशा देखोगे, सॉरी एक्सीडेंट के रिपोर्ट में हमेशा देखोगे कि पैसिव वॉइस का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या बोला? एग्री कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं आता। अब आओ ये सिचुएट वर्ड, जब आप सिचुएट को डिक्शनरी में खोजोगे ना, तो सिचुएट, सिचुएटेड, सिचुएटेड होगा, लेकिन जब भी इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो हमेशा पैसिव वॉइस का ही स्ट्रक्चर दिखेगा। यानी सिचुएट ऐसा वर्ब है जो हमेशा पैसिव वॉइस में ही आता है। देखो, लिखो फिफ्थ का, सिचुएट हमेशा पैसिव वॉइस में ही आएगा, सिचुएट हमेशा पैसिव वॉइस में ही आएगा। सिचुएट विल ऑलवेज कम in passive voice, because अभी स्टार्ट किया है मैंने पैसिव वॉइस। नेक्स्ट आओ, I was taken aback, हक्का बक्का होना, आश्चर्यचकित हो जाना। I was taken aback, देख रहे हो, was प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये फ्रेजल वर्ब है। जब हम फ्रेजल वर्ब लिखते हैं ना, तो लिखते हैं लुक आफ्टर, देखभाल करना। फिर स्टूडेंट बोलता है मैम लुक का मतलब, तो लुक आफ्टर का मतलब वहाँ पे अलग से निकला फ्रेजल वर्ब में। और लुक को फिर आप जैसे भी लगाना चाहो लगा दो, लुक्ड लगा दो,
विल लुक लगा दो, है ना, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस लगा दोगे, कुछ भी कर लो। लेकिन जब हम टेकन अबैक लिखते हैं ना, तो हम टेकन अबैक ही लिखते हैं, टेक अबैक नहीं लिखते। हम ऐसे लुक आफ्टर की तरह नहीं लिखते। लुक का फिर कोई भी फॉर्म बना लो, लेकिन टेकन ही लिखना पड़ता है, टेक नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये ऐसा फ्रेजल वर्ब है जो सिर्फ पैसिव वॉइस में ही आता है। इसका मतलब क्या है? हक्का बक्का होना। लिखो, टेकन अबैक का मतलब आश्चर्यचकित होना। टेकन अबैक मीन्स टू बी सरप्राइज्ड। टेकन अबैक हमेशा पैसिव वॉइस में आता है। टेकन अबैक ऑलवेज कम्स इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस प्री में 1 क्वेश्चन, मेंस में 20 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो कभी ये एस्टिमेट भी नहीं किया कि डिटेक्टिंग एरर में कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना 4 से लेकर 8 तक का, ये सारे डिटेक्टिंग एरर से रिलेटेड है। इससे डिटेक्टिंग एरर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैसिव वॉइस को लेकर। अब 7th में पूछते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज हैपेंड, क्या होगा, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या किया गया तो होगा व्हाट वाज डन, है ना। हैपन वर्ब हमेशा सिर्फ एक्टिव में ही आता है, पैसिव फॉर्म में नहीं आता। लिखो, हैपन सिर्फ एक्टिव वॉइस में आता है। हैपन कम्स ओनली इन एक्टिव वॉइस। अब आओ पैदा करने का इंग्लिश। पैदा करना होता है बेयर, बोर, बॉर्न, यानी इसके 3 फॉर्म्स होते हैं पैदा करने के, बेयर, बोर, बॉर्न। लेकिन देखो, आप कहते हो कि मैं 1992 में पैदा हुआ, ये नहीं कहते कि मेरे माँ बाप ने मुझे 1992 में पैदा किया। वो तो बड़ा अजीब सा इडियोटिक लगेगा, है ना। अब जैसे पैदा किया तो गाय भैंस वगैरह जो बछड़े देते हैं उसमें हम कहते हैं कि बोर अकाफ, है ना। लेकिन यहाँ पे जब अब अपने बारे में बात करते हो तो कहते हो मैं दिल्ली में पैदा हुआ, मैं 92 में पैदा हुआ, ऐसे कहते हो। पैदा हुआ, पैदा किया नहीं कहते हो, ठीक है। ध्यान रखना, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो सामान्यतः पैसिव वॉइस में आते हैं, हालांकि एक्टिव वॉइस में आ सकते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाते हम ये नहीं कहते माई पेरेंट्स बोर मी, माई मदर बोर मी इन 1992, ऐसा यूज़ नहीं करते ना। इसे लिखो 8 का, कुछ वर्ब्स सामान्यतः पैसिव वॉइस में प्रयुक्त होते हैं। सर्टेन वर्ब्स लाइक बेर, लिख देना, लाइक बेर generally comes in passive voice. Certain verbs like bear generally comes in passive voice. ठीक है, generally come in passive voice. अब आओ, sentences कितने थे? 8। अब आओ 9th में।
बोलो, कोई प्रॉब्लम? अब आओ 9th में, जरा देखो सेंटेंस को। चार्जर है, चार्जर है। टी ग्रोस बोथ इन असम एंड सिलोन। देखो ट्री तो ग्रो करता है, पेड़ तो उगते हैं, लेकिन चाय क्या उगते हैं? चाय खुद उगती है? नहीं। हम जानते हैं कि चाय खुद नहीं उगती, बल्कि इसकी बागवानी की जाती है। यानी यहाँ पे इस वर्ब में पंगा नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम इस ऑब्जेक्ट में है जो खुद नहीं होता। यानी टी ग्रो नहीं करता, बल्कि टी को ग्रो किया जाता है। ये चीज़ है कि हम अगर ऐसे नहीं बना सकते तो एक्टिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। हम अगर कहेंगे कि टी खुद नहीं उगता बल्कि उसे उगाई जाती है टी को, तो देखो पैसिव वॉइस पॉसिबल था। तब यहाँ पे ग्रोस हटा के टी इज ग्रोन लगाओगे ना, यानी इस वर्ब में प्रॉब्लम नहीं है। अब टी का ट्री कर दो तो चलेगा, प्लांट्स कर दो तो चलेगा। इसीलिए 9th का लिखो। हम जानते हैं, वी नो दैट चाय खुद नहीं उगते, बल्कि इसकी बागवानी की जाती है, बागवानी की जाती है। That tea doesn't grow itself, it is rather grown, it is rather grown। हो गया? तब क्या करें जब एक्टिव एंड पैसिव को मिक्स करके दिया जाए? तो आपको वो एरो क्यों समझाया है, समझो कि ये कैदी है, ये कैदी भाग गया, ऐसे है एक्टिव वॉइस, बिल्कुल सही है। कैदी भाग गए, दो कैदी, लेकिन जो एक कैदी था उसको अरेस्ट कर लिया गया। देखो ध्यान से, एक जो कैदी था, दो तो भाग लिए, लेकिन एक जो था वो अरेस्ट किया नहीं, वो अरेस्ट हुआ। यानी यहाँ पर ये अरेस्ट किया ये नहीं है, बल्कि ये अरेस्ट हुआ है, तो पैसिव वॉइस पॉसिबल है ना। और जब पैसिव वॉइस पॉसिबल है तब पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर भी आना चाहिए। एक्टिव वॉइस में जब सब्जेक्ट प्लस V2 होता है ना, तो पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, है ना। अभी तो मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, अदरवाइज अगर ये और ये खाली रहेगा, बीच में हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, तो मुझे क्या पता है सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है। मैंने अभी कहा था वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब ज़रूर होगा, नहीं तो टेंस कौन डिसाइड करेगा। और क्योंकि पास्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाया। फिर देखो, ये जो ट्रस्टी था ना, इसने रिज़ाइन किया, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो कैशियर था उसने सस्पेंड किया नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि इस कैशियर को सस्पेंड किया गया है, ये हो रहा है। इधर से अगर आपका एरो दिख रहा है तब तो टेंस सही है, लेकिन अगर एरो उधर से आ रहा है तो टेंस नहीं, पैसिव वॉइस आएगा, यानी कि पैसिव वॉइस लगाएं। अब पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। पास्ट है रिजाइंड, तो हमें पास्ट चाहिए, कैशियर वॉज सस्पेंडेड। यानी अगर एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों जुड़ा हुआ है तो दोनों के स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। चलो एक और एग्जाम्पल देखो, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन से ध्यान रखना। जो रेकलेस ड्राइवर्स होते हैं, यानी कि जो लापरवाह तरीके से गाड़ी चलाते हैं, उनको रोका जाएगा, ये कहना चाह रहा है वो। रोका जाएगा, रोका जाएगा तो विल बी स्टॉप्ड। उनको चालान किया जाएगा, चालान का इंग्लिश अब्रॉड में टिकट बोलते हैं,
ठीक है, चालान किया जाएगा। देखो ये जो ड्राइवर्स हैं उनको रोका जाएगा। देखो ये पैसिव वॉइस है, तभी तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले विल बी आया है। मैंने कहा था ना वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले आपको वी का किसी ना किसी फॉर्म में दिखेगा, पैसिव वॉइस होगा। आओ, उनको चालान किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। देखो तो ये विल बी स्टॉप्ड के साथ काम कर गया, तो टिकटेड के साथ क्यों नहीं आया? भाई आ गया एक बार, दोनों के साथ लगा दो, और तीसरे के साथ भी लगा दो, और लगेगा ही। अगर आप विल बी लगा रहे हो तो इसके साथ लगाना, तो विल बी इसके साथ भी होगा। तो फिर तीसरे के साथ अगर आप तीसरे के पहले प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब या एक्टिव वॉइस नहीं लगाओगे तो इसका एज्यूम्ड हो जाएगा कि विल बी पे। अब विल बी पे क्या होता है ना? इसका मतलब है कि ये जो रेकलेस ड्राइवर्स हैं वो पे करेंगे, ठीक है ना, पे करेंगे। एक्टिव वॉइस है ये, रेकलेस ड्राइवर्स ये पे करेंगे। इसका मतलब ये जो ड्राइवर है, इस ड्राइवर को आप जो एरो लगा रहे हो ये इधर से चल के इधर जा रहा है, और अगर इसके साथ का हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे तो ये विल बी इसके साथ लगाना, तो इसके साथ भी मान लिया गया, तो यहाँ भी मान लिया जाएगा। तो क्या करें? तो प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब लगा दो। विल पे अब सही है, विल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, अब एक्टिव वॉइस बन गया। मतलब देखो इस रेकलेस ड्राइवर्स की जगह पे मैं खड़ी हो जाऊं तो कहोगे ऐसे रेकलेस ड्राइवर्स को रोका जाएगा। देख रहे हो उल्टा तरफ से आ रहा है। इनको स्टॉप किया जाएगा, रोका जाएगा, इनको चालान किया जाएगा, और ऐसे रेकलेस ड्राइवर्स फाइन पे करेंगे। यानी दो चीज़ें की गई रेकलेस ड्राइवर्स को, और एक काम रेकलेस ड्राइवर ने किया। दो एक्टिव वॉइस नहीं है यहाँ, दो पैसिव वॉइस है। जो एक्टिव वॉइस है उसका प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब तो लगाओगे ना, ठीक है। अब लिखो 10th, 11th एंड 12th का। अगर कंजंक्शन से एक्टिव एंड पैसिव को जोड़ दिया जाए, if we join active and passive voice by using a conjunction, तो कॉमा दोनों के if we join active and passive voice by using a conjunction, तो दोनों के स्ट्रक्चर्स का ध्यान रखें। तो दोनों के स्ट्रक्चर्स का ध्यान रखें। पे अटेंशन ऑन देयर इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स, पे अटेंशन ऑन देयर इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स। हो गया? बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो? देखो ध्यान से, सिटिंग अंडर अ ट्री अ स्नेक बिट हिम। देखो सिटिंग अंडर अ ट्री अ स्नेक, भाई स्नेक बैठा हुआ था? नहीं। कौन बैठा हुआ था? हिम। कैसे पता चलेगा? अगर आप पहले भाग के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं लगा रहे हो तो जैसे सेकंड भाग का सब्जेक्ट बोलूंगी ना, वो अपने आप मान लोगे आप कि अरे इसका सब्जेक्ट आ गया। लेकिन ये स्नेक थोड़ी बैठा हुआ था, बैठा हुआ ये आदमी था, और ये आदमी का कहीं जिक्र तो है ही नहीं। तो एक तरीका ये हो सकता है
कि मैं डिटेक्टिंग एरर के हिसाब से देखोगे तो मैं कहूँगी ए में गलती है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर ऐसे लगा दो while he was sitting, तब तो समझ में आ गया कि जब वो बैठा हुआ था, when he was sitting under a tree a snake bit him। अब समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है। यानी एक तरीका तो है कि मैं ऐसे सुधार दूं ताकि आप अ स्नेक को इसका सब्जेक्ट ना मान लो। सही करो पहले। फर्स्ट तरीका लिखना, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट वे लिखो। अगर पहले भाग का कोई सब्जेक्ट नहीं हो, इफ देर इज नो सब्जेक्ट for the first part of the sentence, तो सेकेंड भाग का सब्जेक्ट पहले भाग का सब्जेक्ट मान लिया जाता है। द सब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट is assumed to be the subject of the first part। लेकिन बट यहाँ स्नेक ट्री के अंडर नहीं बैठा था, बट हियर the snake was not sitting under the tree। अतः सिटिंग के पहले ही को जोड़ा जाता है। Hence he is added before sitting क्योंकि बिकॉज बिट के बाद हिम से हमें एहसास हो जाता है, बिकॉज बिट के बाद आने वाला हिम से हमें एहसास हो जाता है, बिकॉज द हिम दैट हैज कम आफ्टर बिट डिनोट्स दैट कि ही सब्जेक्ट है, कि ही सब्जेक्ट है, दैट ही इज द सब्जेक्ट। देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि अगर फर्स्ट भाग का सब्जेक्ट नहीं हो तो सेकेंड भाग का सब्जेक्ट मान लिया जाता है फर्स्ट भाग का सब्जेक्ट है, और इससे सेंटेंस का मीनिंग गलत होगा। क्यों? क्योंकि ट्री के नीचे स्नेक नहीं बैठा हुआ है, तो कैसे पता क्या है, कौन बैठा हुआ है? हमें बिट के बाद का ये जो हिम है ये बता रहा है कि जो बैठा हुआ है वो एक लड़का बैठा हुआ है। तो क्या करें? तो ही को सिटिंग के पहले प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ जोड़ दिए। ठीक है। अब ये डिटेक्टिंग एरर में अगर क्वेश्चन आया तो आपका आंसर ए होगा, राइट? लेकिन डिटेक्टिंग एरर में नहीं है, इसको अंडरलाइन कर दिया और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के तरीके दे दिए। ठीक है। अब देखो ध्यान से, सिटिंग अंडर अ ट्री, कौन? अ स्नेक नहीं, ही। और काटा किसको? ही को। इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि अगर हम बीच में ही लगा दें तो इसका तो काम चल गया, है ना? बीच में अगर हम ही लगा दें तो इसका तो काम चल गया। सिटिंग अंडर ए ट्री, कौन? ही। और काटा गया किसको? ही को। तो मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ, ही वॉज बिटेन बाई अ स्नेक। यानी इस वाक्य को
एक और तरीके से सुधारा जा सकता है कि बीच में हम ही को ले आएं और इधर का भी काम चल गया और उधर का काम कैसे चला, तो उधर का हमने पैसिव वॉइस बना दिया तो काम चल गया, है ना। सेकेंड भाग को पैसिव वॉइस बना के ही को दोनों तरफ के लिए कॉमन कर दें, ये हो सकता है। ठीक है, लिखो 13 का। अगर हम ही को पहले भाग के नजदीक ले आए, इफ वी ब्रिंग ही नियर द फर्स्ट पार्ट, तो कॉमा सेंटेंस सही हो जाएगा, द सेंटेंस विल बिकम करेक्ट। लेकिन ऐसा करने के लिए, बट टू डू दिस, हमें पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा, सेकेंड भाग का पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। बट टू डू दिस we have to change the second part into passive voice. We have to change the second part into passive voice. ठीक है, देखो जरा, सेकेंड भाग को पैसिव वॉइस बनाना पड़ा और सिटिंग अंडर ए ट्री कौन, ही, और बिटन कौन, ही, दोनों तरफ का काम चल गया। अब इसमें लाइंग इन माई बेड द म्यूजिक कुड बी हर्ड, बेड पे थोड़ी म्यूजिक सोया हुआ था। लाइंग इन माई बेड कौन होगा, आई। द म्यूजिक कुड बी हर्ड किसके द्वारा, बाई मी, नहीं दिया है, मैं एज्यूम करूंगी क्योंकि लाइंग इन माई बेड कौन होगा, मैं ही तो, और म्यूजिक कौन सुनेगा, मैं। अब अगर इस मी को उठा के बीच में बिठा दें तो काम चल जाएगा। लाइंग इन माई बेड कौन, आई, और म्यूजिक कौन सुना, आई। तो अगर मैं बाई प्लस सब्जेक्ट को यहाँ उठा के ले आऊँ तब तो ये पैसिव का एक्ट बन जाएगा, है ना। तो तरीका क्या हुआ, आप इसको पूरा को चेंज कर दें, हम पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बना दें, बीच में आई ले आए तो लाइंग इन माई बेड कौन, आई, और म्यूजिक सॉन्ग कौन सुना, आई। बस इस पैसिव को एक्टिव बना दें, आई कुड हियर द म्यूजिक, दोनों तरफ का काम चल गया क्योंकि म्यूजिक तो लेटा हुआ नहीं हो सकता है। लिखो 14 का। अगर आई को बीच में रखा जाए, इफ आई इज केप्ट इन मिडिल, तो वो दोनों तरफ के लिए सब्जेक्ट का काम करेगा, कॉमा, it will work as the subject of both parts. इसके लिए for this हमें पैसिव को एक्टिव बनाना पड़ेगा। For this we need to change passive into active voice. पैसिव वॉइस का शीट निकाल देना। बोलो कोई प्रॉब्लम? चलो अब आ जाते हैं
जो अभी थोड़ी देर पहले जनरल स्ट्रक्चर लिखा था वो लिख लो। और इसके नीचे हम टेंस वाइज लिख दें कि किस तरह से किस टेंस में क्या पैसिव वॉइस बनेगा। लिख लिया? देखो मैंने 3 लिख के मैं रुक गई क्योंकि मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि भाई हम लोग जो पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, हेडिंग लिखा रहेगा चेंज वॉइस, ये नहीं लिखा रहेगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब चेंज वॉइस का मतलब है आपको टेंस भी पहचानना आना चाहिए और पैसिव वॉइस भी। अगर आप एक्टिव में हैं तो पैसिव जाइए, पैसिव में हैं तो एक्टिव जाइए। यानी अगर आपको एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर दिख जाए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब मैं फर्स्ट फॉर्म लिख रही हूँ, SES लगाने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है SES भी होता है, नेगेटिव होता है तो डू डस प्लस नॉट प्लस V1 भी होता है, तो सारे स्ट्रक्चर में क्यों लिखूँ। यानी कि V1 है तो इज MR प्लस V3 बना देना, ठीक है। अगर आपको सब्जेक्ट प्लस V2 दिखे या डिड नॉट प्लस V1 जो भी स्ट्रक्चर हो, सब्जेक्ट प्लस V2 दिखे तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V3 हो जाएगा। और अगर सब्जेक्ट के साथ विल शैल कुछ भी हो प्लस वर्ब का बेस फॉर्म दिखे तो विल बी डन, शैल बी डन, शुड, मतलब वही, समझ रहे हो। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा विल बी डन, शैल बी डन, मेरे मुंह से निकल रहा था शुड बी डन, तो कुड बी डन भी तो हो सकता है, तो मस्ट बी डन भी हो सकता है। इसका मतलब है कि सिंपल फ्यूचर बनता कैसे है। मैंने क्या कहा था, टेंस सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, तीसरा तो हम बनाते हैं। फ्यूचर तो हमने बनाया कैसे, मॉडल से, मॉडल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगा दिया। विल, डू, कैन डू भी तो होता है। इसका मतलब है कि कोई भी मॉडल अगर ऐसे ही सिंपल फॉर्म में हो, कैसा सिंपल फॉर्म में होगा, विल लगा दे, शैल लगा दे, कोई भी मॉडल लगा दे, इस फॉर्म में होगा तो हम विल बी डन, शैल बी डन, तो कैन बी डन, कुड बी डन, शुड बी डन, यानी कोई भी मॉडल प्लस बी प्लस डन, है ना, ये बनेगा। ठीक है, देख लो। इसलिए एक्टिव वॉइस तो पहचानना पड़ेगा, यानी जब इस फॉर्म में है तो हम इधर भेजेंगे, इधर फॉर्म में है तो इधर जाएगा।
राइट। अब आते हैं सिंपल वाला नहीं, अब हम कंटिन्यूस की बात करें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो मॉडल कॉन्टिन्यूस भी हो गया, यानी विल बी डूइंग। अभी रुकना, पहले ध्यान से देखो। एक्टिव वॉइस में आई एम टीचिंग इंग्लिश बोलते हूँ, यानी एक्टिव वॉइस में आई इज एम आर टीचिंग, और ऑब्जेक्ट तो बहुत ज़रूरी है, वरना उस पैसिव वॉइस तो बनेगा ही नहीं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में कुछ नहीं करना पड़ता, इसी को वॉज वर बना देते हैं। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। तो मॉडल कॉन्टिन्यूस में ही मस्ट बी ट्राइंग, ही मस्ट बी स्लीपिंग, ये हो जाता है। हालांकि स्लीप तो इंट्रांसिटिव वर्ब है ना। देखो मस्ट, सॉरी मस्ट लिख दिया मैंने, मैं मस्ट का एग्जाम्पल दे रही थी। तो हो गया ही मस्ट बी, ही विल बी स्लीपिंग, तो ही मस्ट बी स्लीपिंग। इसका मतलब इज एम आर V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट होगा ना, तो एक्टिव वॉइस होगा। जब भी ऐसा एक्टिव वॉइस आपको दिखे कि इज एम आर प्लस V1 ING है, तो समझ लो, खाली याद रखना कि कॉन्टिन्यूस के मामले में पैसिव वॉइस में बीइंग मत भूलना, ठीक है। यानी मैं इज एम आर के बाद बीइंग लगाऊंगी तब V3 होगा, वॉज वर के बाद बीइंग लगाऊंगी तब V3 होगा। लेकिन जब यहाँ मैं बीइंग लगाना चाहती हूँ ना, और यहाँ पे, तो एक प्रॉब्लम होता है कि बी के बाद बीइंग अच्छा नहीं लगता, बी बीइंग नहीं ठीक लग रहा है, इसीलिए इन दोनों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब उतार लो, उसी के नीचे उतारते चले जाना। पहला तीनों सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के बाद उतारना है इनको। छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास पे दे देना। ओके, हो गया। अब आते हैं, बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो, ये सारा रब कर दे रही हूँ मैं, क्योंकि आप परफेक्ट में आएंगे तो इसे मार के कोई गुंजाइश ही नहीं है परफेक्ट में। आती हूँ मैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो जब फ्यूचर परफेक्ट में हो सकता है, तो मॉडल्स भी तो परफेक्ट में हो सकते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में आओ, एक्टिव वॉइस में आई हैव यानी हैज हैव डन क्या, माई वर्क ऑब्जेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में हैड डन माई वर्क, तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव डन माई वर्क। तो मॉडल परफेक्ट में शुड हैव डन माई वर्क, कुड हैव डन माई वर्क, मस्ट हैव डन माई वर्क। हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा, हैव डन, हैव डन। अब यहां आओ, इस हेल्पिंग वर्ब को आप रिपीट करोगे, पास्ट में भी रिपीट हो गया, फ्यूचर में भी वही सेम विल हैव या शैल हैव,
क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, और यहाँ पर भी मॉडल के साथ हैव तो लगाना ही पड़ेगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, परफेक्ट में हमेशा ये आता ही है, लेकिन उसके तुरंत बाद थर्ड फॉर्म आएगा तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। ध्यान रखना, परफेक्ट के केस में अगर आप पैसिव वॉइस की बात कर रहे हो तो पैसिव वॉइस में कॉन्टिन्यूस में आप बीइंग नहीं भूलोगे, तो परफेक्ट में BEEN नहीं भूलोगे। यानी इन सब के बाद पहले बीन लगाओ फिर V3 लगाएंगे, और बीन के बाद V3 नहीं दिखा ना तो बीन खुद ही थर्ड फॉर्म हो गया, और थर्ड फॉर्म तो ये हो गया। जैसे अगर मैं कहूँ ही हैड बीन टू लंदन, तो ही हैड बीन टू लंदन, यानी बीन तो थर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर मैं कहूँ ही हैड बीन टेकन टू लंदन, तो कहोगे ही हैड बीन टेकन, ये पैसिव वॉइस। सो बीन खुद ही वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। अगर बीन के बाद कोई V3 नहीं दिखा तो ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा, बीन के बाद थर्ड फॉर्म दिखेगा तो पैसिव वॉइस होगा। ये हमारा परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। उतारिए। मिटा दूं? ये आपका टेंस खत्म है पैसिव वॉइस में। कहोगे कहाँ से, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ रह गया? देखो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इसलिए रह गया क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ज़बरदस्ती कोशिश करोगे ना तो परफेक्ट बन के रह जाएगा। इसीलिए पैसिव वॉइस में एक तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस वाला, मॉडल कॉन्टिन्यूस वाला यानी, और ये तीन जो परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन चार का पैसिव वॉइस नहीं बनता। आ जाओ लास्ट केस इन्फिनेटिव में। इन्फिनेटिव में एक्टिव वॉइस अगर देखोगे इन्फिनेटिव का तो 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होता है। जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा 2 प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये होगा। ठीक है, बस अभी इतना ही है जो स्ट्रक्चर्स देखेंगे, बाद में और बहुत सारा देखना है। चलो अब आ जाओ चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब इसको पहले समझो क्या है। अगर मैं कहूँ आई टीच देम, तो ऐसे भी V1 है, इसका मतलब इज एम आर प्लस V3 होगा। इज एम आर दे उठ के आगे आया, दे हो गया। अब ये चेंज ऑफ प्रोनाउन देख रहे हो आप, देम का दे हुआ, दे के साथ आर लगता है इज एम आर की जगह पे। वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच का थॉट होता है, लेकिन अगर यही उठ के पीछे जा रहा है तो बाई मी बन रहा है। यानी देखो, दिस मीन्स अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट फॉर्म आता है, जिसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अब वो चाहे ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्ब के पहले आ गया तो आई ही होगा, दे होगा। यानी लिखो
आपको बहुत नीचे नहीं दिखता होगा, मैं अब ऊपर लिख दे रही हूँ। ठीक है, आप तो सीधा सीरियल लिखना, ऊपर से लेके नीचे तक जाना। और वर्ब के बाद जो होता है उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। देखो, पीछे आया, आई का मी बन गया। देख लो, तो हमें चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ प्रोनाउन दोनों आना चाहिए ना। अब चलो कुछ आसान सेंटेंसेस में दूं आपको। चलिए करिए।
बना के देखो। चलो क्या बनाया? शी सॉ मी उठ के आगे गया तो बन गया आई। सॉ मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है वहाँ वॉज वर्ब प्लस V3 है दिया हुआ। आई के साथ वॉज आता है। आई वॉज सीन बाई हर। शी उठ के पीछे गया तो हर हो गया। सेकेंड, शी टीचर्स इंग्लिश, नाउन है वो तो एज इट इज रहेगा। टीचर्स मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर प्लस V3 आएगा, इसके साथ इज लगेगा। टीच का थर्ड फॉर्म थॉट बाई हर। आई हैवंट सीन हिम उठ के आगे गया तो ही हो गया। हैवंट सीन जहाँ पर आता है वहाँ पर बीन लग जाता है बस खाली बीच में। ही के साथ तो हैज़ होगा। हैज़ंट सीन के बीच में बीन लगा दे बस। सीन बाई मी। शी अंडरस्टैंड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है, V1 है। माई प्रॉब्लम्स नाउन था, प्रॉब्लम्स उठा के ऐसे लगा दे। अंडरस्टैंड्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये प्लूरल है तो आर आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अंडरस्टैंड का हो गया अंडरस्टूड बाय हर। शी उठ के पीछे गया तो हर। है ना। फिफ्थ आओ, यू मस्ट फिनिश दिस वर्क, मॉडल है, जहां मॉडल होता है वहां पर बी प्लस V3 लग जाता है बस। दिस वर्क मस्ट बी, फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड बाय यू। मस्ट मॉडल प्लस बी प्लस V3, सारा स्ट्रक्चर चेक करो। आपको अभी तो सिर्फ एक्टिव टू पैसिव कराऊंगी मैं, बाद में पैसिव टू एक्टिव कराऊंगी। आप देखोगे सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल सही लिख रही हूं मैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, इज एम आर प्लस V1 ING, जहां पर भी कॉन्टिन्यूस वहां पे बीइंग प्लस V3 आता है। आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल एक गेम का नाम है तो हम इज लगाएंगे। कॉन्टिन्यूस में बीइंग नहीं भूलेंगे। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय चिल्ड्रन। सेवेंथ आओ, यू मॉडल है प्लस V3 है। परफेक्ट का स्ट्रक्चर में हम BEEN नहीं भूलते हैं, यानी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, खाली बीच में बीन लग जाएगा और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। द ट्रैफिक रूल्स मस्ट हैव, ये बीन मत भूलना, बाकी सब तो सेम है। ओबेड बाय यू। रिहर्सिंग था, स्पेलिंग सही कर लो तो रिहर्सिंग।
ठीक है। गर्ल्स वर मतलब हो गया पास्ट टेंस, और रिहर्सिंग मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में BEING खाली नहीं भूलना है ना। द प्ले, नाटक, एक ही नाटक है तो वॉज आएगा पास्ट टेंस में, और कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग नहीं भूलेंगे। रिहर्स्ड बाय द गर्ल्स, देखो आई हैड टू साइन द डॉक्यूमेंट, देखो टू साइन इन्फिनिटिव है। 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म में 2 प्लस बी प्लस V3 लगता है ना। द डॉक्यूमेंट प्लूरल है वहाँ पे दिया हुआ, तो डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं तो भी क्या फ़र्क पड़ता, हैड का तो हैड ही रहेगा। टू साइन हो जाएगा टू बी साइंड बाय मी, और यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, शुड हैव हेल्प्ड हिम उठ के आगे गया, शुड हैव हेल्प्ड वही रहेगा, बस खाली बीच में एक बीन आ गया, दैट्स इट। बाय यू, देख लो। चलो, मैंने अभी बिल्कुल बेसिक चीज़ें करवाई है। अगर इसमें फंस रहे हो तो आज पूरा स्ट्रक्चर को रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आपको पता है पैसिव वॉइस अराउंड कुछ नहीं तो 5 क्लास चलेगा मिनिमम, इसीलिए बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे, मेंस लेवल वगैरह सब खत्म होगा। आप पूरी कोशिश करो, आज ये स्ट्रक्चर्स कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास से डिफ़िकल्ट पोर्शन चालू हो जाएगा। चलिए शीट नंबर 8 में आ जाओ। बहुत सारे डाउट्स है, वही क्लियर करने में टाइम लग जाएगा। आज वो कैप तो छोड़ ही दो, क्योंकि डाउट्स क्लियर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं क्लास के बीच में डाउट्स क्लियर नहीं कर रही हूँ ना, क्योंकि आप लोग इतने वैरायटीज़ पूछते हो ना क्वेश्चंस के, कि जो बाद में रिकॉर्डिंग देखते हो कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम लोग जाना चाहते हो जा सकते हो, ठीक है। बाकी मैं डाउट्स क्लियर कर रही हूँ। यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो। अब सुनो, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो का क्वेश्चन टैग पूछ रहे हो। आपने कैसे मान लिया कि वो, आप कह रहे हो रिक्वेस्ट है, कहाँ रिक्वेस्ट है? अगर रिक्वेस्ट होता तो आप कहते प्लीज़ कम टू माई पार्टी टुमारो, तब होता वुड यू। लेकिन जब आप कह रहे हो यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, ये सीधा सीधा सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा वोंट यू।
डिलीट मारो उसको। इन्फिनेटिव केस में बस वही था हैड टू, जो हैड टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म दिया था वो खाली इन्फिनेटिव केस था। ही इज हैविंग एन अटैक ऑफ फीवर। नितिन, हैविंग का मतलब फीवर को कैसे आप खा सकते हो या एंजॉय कर सकते हो, यानी कि हैव आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा फीवर के केस में भी, इसलिए क्या होगा, ही हैज़ एन अटैक ऑफ फीवर एवरी डे। और ऐसे भी देखो ना, एवरी डे की बात कर रहे हो तुम, तो ये रूटीन रखो ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही हैज़ एन अटैक ऑफ फीवर। गौरव, एसएससी मेंस के लिए सफिशिएंट है ये बैच, और जो इसमें एडमिशन ले चुके हैं वो क्यों मेंस में कर रहे हैं हमारा, वो सेम चीज़ है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सब कुछ कवर्ड है, बैच सफिशिएंट है सब कुछ के लिए। इंग्लिश का बैच हमेशा अप टू द मेंस लेवल रहता है हमारा। आपके प्रैक्टिस शीट उत्पल सब मिल रहा है आपको, आपका क्या कवर हुआ है, टेंस कवर हुआ है, टेंस का प्रैक्टिस शीट दे चुकी हूं मैं। हिज रीजन कैन बी गुड, ठीक तो है, क्या पूछ रहे हो इसका अविनीत? गर्ल्स क्यों नहीं होगा, ठीक है, रिहर्सल गर्ल्स कर रही है, क्योंकि मैं कुछ डेफिनेट गर्ल्स की बात कर रही हूँ ना, कुछ डेफिनेट गर्ल्स है जो रिहर्स कर रही है, इससे डेफिनेट आर्टिकल द आ गया। बी और बीन समझ में नहीं आया, सुनो, परफेक्ट में बीन आता है और बी तो बेस फॉर्म है, बी जो बेस फॉर्म है उसी का थर्ड फॉर्म बीन है। एवरीवन हैज कम लेट टुडे, हैवंट दे होगा, हैजंट दे क्या होता है, अरे हैव कम, बेटा विनीत जो है ना इसका शायद मेरे बुक में रॉन्ग दे दिया था, इसलिए आप कंफ्यूज कर गए हो, हैवंट दे होगा, डोंट नहीं होगा। ऑन मेनी ओकेशंस वी डिड हेल्प्ड नहीं होता है, वी डिड हेल्प होगा, या सीधा वी हेल्प्ड लगा दो, ठीक है ना, या सीधा हेल्प्ड लगा दो। आप एम्फसाइज नहीं करना चाहते हो लेकिन डिड लगाना चाहते हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। द आर्टिकल मैंने इसलिए यूज़ किया था गर्ल्स के लिए क्योंकि कुछ डेफिनेट गर्ल्स थे जो वो कर रही थी ना, कर रही हूँ मैं, उत्पल सब कर रही हूँ। टेंस का शीट नहीं मिला है, टेंस का शीट देखो शेयर कर लो पोर्टल में, मैं करवा दे रही हूँ। नो और नॉट में डिफरेंस देखो बेटा, ये जो नॉट है ना हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और मेन वर्ब के पहले, और नॉट का इस्तेमाल सिर्फ एक इज़म और वॉज वर ही होता है, जहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो उसके बाद हमेशा नॉट ही आता है, वरना अगर बी के फॉर्म्स को छोड़ दो तो जहाँ पर भी आप नॉट देखो ना समझ जाओ उसके पहले हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद मेन वर्ब है। हिज रीजन्स कैन बी गुड, कांट दे, हिज रीजन लगाए हो ना तो कांट इट होगा ना, और रीजन्स लगाओगे तब ना दे होगा। कल 9 से नहीं महेंद्र, कल 8 से 11 क्लास है हमारा, ठीक है, और 9 से 11 मेंस का क्लास है। और नीचे करो, बोथ इन असम एंड सिलोन, ठीक है चंदन सिंह, आप जो बोल रहे हो ना मैं समझ रही हूँ, आप इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि वहाँ पे मिसप्लेस्ड कंजंक्शन का काम हो रहा है, लेकिन इन पहले लगा दोगे ना तो स्ट्रक्चर बहुत विचित्र हो जाता है, इसे बोथ इन असम एंड सिलोन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन मान लिया गया कि सिलोन के पहले भी इन है। अच्छा ग्रोन के पहले देखो, ग्रो की जगह पे ग्रोन कैसे आएगा, आप थर्ड फॉर्म लगाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब तो लगाओगे तभी ना पैसिव वॉइस बनेगा प्रंजल, क्योंकि टी ग्रो नहीं करता है, टी को उगाया जाता है। आई हैड गॉन टू दिल्ली होता है बेटा, एंड आई हैड बीन गॉन क्या हो जाएगा, आई हैड गॉन टू दिल्ली चाहे आई हैड बीन टू दिल्ली, ठीक है, फिर बीन के बाद गॉन हटा दो। सिंथेसिस से क्वेश्चंस नहीं आते हैं वैभव, सिंथेसिस से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन आपको मैं कंजंक्शन में है ना इसका काफ़ी कुछ करा दूंगी सिंथेसिस का।
वेयर की पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा क्वेश्चन था? अनुज मुझे याद नहीं आ रहा है, आप मुझे क्वेश्चन लिख के दे दो बेटा प्लीज। आज ही स्टार्ट हुआ है विकास। आई हैड पास्ट विच इज करेक्ट। आई हैव, आप तो पहले तो एक बार रुको, अनुज जैन ये तो आप बिल्कुल गलत लिख रहे हो। पास्ट PAST क्या होता है? PASSED करोगे तब ना कुछ बनेगा, ठीक है? आपका तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही रॉन्ग है। CPO के लिए इनफ है क्या? मेरा लास्ट चांस है क्या चीज़? मेरा बात सुनो, मेरी बात सुनो आप। CPO हो या कोई भी एग्ज़ाम हो SSC का या बैंक का या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो आपके रेलवे वगैरह का, जो पढ़ा दिया उसके ऊपर से कुछ नहीं आएगा। कपिल जितना सिलेबस मैं कवर कर रही हूँ इंग्लिश में, आज के डेट में कोई कवर नहीं कर रहा, क्योंकि इतना किसी को आता भी नहीं होगा यार। अब समझो यहाँ पे मैं कितने सालों से पढ़ा रही हूँ, सिर्फ अकेले मुखर्जी नगर में सबसे पहले इंग्लिश के टीचर हूँ मैं, ठीक है? उसके पहले ही IAS का इंस्टीट्यूट था, इसीलिए एक एक क्वेश्चन पेपर भी मैंने देखा हुआ है और अभी भी अपडेटेड होते रहती हूँ। निश्चिंत होकर पढ़ो, जितना पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ो, अपने आप हो जाएगा। You said preposition is the one which tells the position of now. I brought the flowers for you, ठीक तो है? ये जो for है ये आपके लिए, देखो इसका मतलब खाली नहीं है कि पोजीशन बताएगा, ये पोजीशन ही बता रहा है आपको कि आपके लिए लाया हूँ, यानी कि वो डायरेक्शन दिखा रहा है किसके लिए। समझ में आया? मेरे पास कार थी, आई हैड ए कार होता है। कार है तो आई हैव ए कार, कार थी तो आई हैड ए कार। ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है दीपक। हैड बिगन होगा ना, बिगैन तो सेकेंड फॉर्म है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, या फिर आप हैड हटा दो तो सेकेंड फॉर्म चलेगा, ठीक है? और नीचे चलो, और नीचे एक सेकेंड, वो सब प्रॉब्लम्स थे पहले के। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।